भ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग मेष लग्न का फलादेश कैसे करें। हालांकि पिछली कक्षा भी एक कक्षा हो चुकी है, आज भी होगी। यदि विषय वस्तु जो बेसिक ज्ञान है मेष लग्न के लिए यदि हम लोगों को हो जाएगा तो फिर वृषभ लग्न पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूर्य देव, चंद्रमा एवं मंगल के बारे में समझने का प्रयास किया था कि ये लोग किन किन विषय वस्तुओं के प्रमुख रूप से कारक बन जाते हैं। कारकत्व तो ग्रहों का बदलता रहता है। कुछ अस्थायी कारकत्व होते हैं, कुछ भावेशों के आधार पर कारकत्व बदल जाते हैं। किसी भी एक दो लग्नों के बारे में यदि हम सभी सही ढंग से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो अन्य लग्नों पर भी समझने में उतनी समस्याएं नहीं होगी। अब यहाँ पर देखा जाए, मंगल देव लग्न के प्रतीक है। लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने किन किन ग्रहों पर चर्चा कर लिया था, यदि किसी सदस्य को याद हो तो बोले। केवल तो मेष लग्न पर ही शायद हुई थी। केवल हाँ जी, केवल मेष लग्न पर ही हुई थी। मेष लग्न पर हुआ था। तो भावेशों के आधार पर ग्रहों का कारकत्व सूर्य और चंद्रमा पर शायद हुआ था। चलिए मंगल से शुरू करते हैं। अब मंगल देव यहाँ पर अष्टमेश भी हैं एवं लग्नेश भी। मंगल देव अष्टमेश एवं लग्नेश भी हैं। तो चाहे मंगल देव किसी भी भाव के स्वामी हो, जो तीसरे भाव का जो इनका कारकत्व है, जैसे पराक्रम हुआ, साहस, उत्साह इत्यादि, उसके तो कारक है, आत्मबल के कारक है। लेकिन लग्नेश हो जाने के कारण शारीरिक गठन, शारीरिक ताकत, शारीरिक स्वरूप, अगर मंगल देव कहीं भी पीड़ित हैं, पापग्रह से दृष्टि वगैरह है, तो नम्रता में कमी होगी। अगर मंगल देव शुभग्रह से दृष्ट होंगे तो नम्रता भी होगी। लग्नेश है इसलिए आयु का भी विचार किया जाएगा। अष्टमेश है, आयु का विचार किया जाएगा। पुरातत्व जो होता है वह इतिहास से संबंध रखता है। आठवां भाव इतिहास भी है। आठवां भाव गुप्त रोग का भी है। आठवां भाव अपयश का भी है। आठवां भाव आकस्मिक धन प्राप्ति की भी है। मंगल देव से ऋण का भी विचार किया जाता है। भले वो खष्टेश ना है, फिर भी मंगल देव से ऋण का विचार किया जाए। अब आते हैं बुध देव की चर्चा करते हैं। बुध देव सामान्यतः हमारी वाणी के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, गणित के कारक माने जाते हैं। ये तो है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में यह तृतीय होने के कारण पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रभाव, साहस, धैर्य, इनका भी विचार बुध देव से ही किया जाएगा। अब इस मेष लग्न में मंगल एवं बुध के सामूहिक स्थितियों को देखकर हम लोग प्रदेश कर सकते हैं। साहस, धैर्य हो गया। छठे भाव के स्वामी होने के कारण छठे भाव से जो चीज देखे जाते हैं, रोग, ऋण, बुरे कर्म, परिश्रम, कष्ट, चिंता, हिंसा, मामा मौसी, हालांकि ये छठे भाव के कारक ना भी हैं, फिर भी मामा का विचार बुध से ही देव से किया जाता है। इस प्रकार से आप सभी समझ पाए होंगे कि भावेशों के आधार पर जिस भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, जो ग्रह भावेश बन जाता है, उस भाव से समस्त विषय वस्तुओं का विचार उससे किया जाता है। साथ ही उनके जो नैसर्गिक गुण कारकत्व हैं, उनके भी विचार किए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी भाव के प्रश्न के लिए हम सबों को एक अस्थाई जो नैसर्गिक कारकत्व है और एक अस्थाई
जो भावेशों के रूप में जो निर्धारित होता है, दोनों का विचार करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म के कारक हैं, ये लाभ के भी कारक हैं, आय के भी कारक हैं, पारिवारिक समृद्धि के भी कारक हैं। परंतु भाग्येश हो जाने से और थोड़ी इनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। और किन किन चीजों के कारक तो हो जाते हैं, तो भोग के भी कारक, अलगाव के भी कारक, 12वें भाव के स्वामी हो जाने के कारण आत्महत्या के भी कारक। आत्महत्या हम लोग किस भाव से देखते हैं? 12वें भाव से देखते हैं। हत्या, कारावास, दंड, हानि, व्यय, त्याग, संन्यास। 9वां भाव तपस्या का है और 12वां भाव संन्यास का है। बारहवां भाव संन्यास का है और 9वां भाव तपस्या का है, तीर्थ यात्रा का है, यश का, पुण्य का, धर्म का, भाग्य का, इत्यादि का। इस प्रकार से अब हम सभी समझ गए होंगे, हम सब समझ गए होंगे कि किस ग्रह से हम लोग किस लग्न में क्या क्या विचार कर सकते हैं। 2 ग्रह बच गए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्रदेव मेष लग्न में दूसरे भाव के स्वामी एवं 7वें भाव के स्वामी हैं। उस देव का प्रमुख जो कारकत्व है, यह कारकत्व तो शुक्रदेव का रहेगा ही रहेगा। भोग का, वाहन का, यह तो प्रमुख कारकत्व है, नैसर्गिक यह रहेगा। साथ में धन धान्य का भी, ये दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण वाणी के भी कारक हो गए। आंखों के कारक तो ये है ही, आंख के रोशनी के कारक चाहे मेष लग्न हो, कोई भी लग्न हो, कारकत्व तो रहता ही है। क्योंकि जो शारीरिक अंदरूनी जो ताकत है वह शुक्रदेव के अधीन आता है। मार्कत्व, दैनिक व्यवसाय 7वें भाव से देखा जाता है तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का विचार किया जाएगा। सप्तमेश होने के कारण पत्नी का विचार, चाहे सप्तमेश कोई क्यों न हो, ये तो खैर शुक्रदेव है। शुक्रदेव नैसर्गिक भी पत्नी के कारक हैं और भावेशों के आधार पर। अब आते हैं शनिदेव पर। हम लोग चर्चा करते हैं कि शनिदेव मुख्यतः मेष लग्न की कुंडली में क्या क्या, किन किन विषय वस्तुओं के कारक हो सकते हैं। तो शनिदेव यहाँ पे 10 मेष हैं और 11 शेष हैं। शनिदेव प्रमुख रूप से संकट के कारक, दुख के कारक माने जाते हैं। शनिदेव मुख्यतः दुख के कारक माने जाते हैं, समस्याओं के कारक माने जाते हैं। अब 10 मेष होने के कारण कर्म के भी कारक हो गए। हालांकि शनिदेव से प्रोफेशन कर्म भी देखा जाता है। अब शनिदेव 10वें भाव के कारक होने के कारण इन्हें सिर्फ शनिदेव से पिता का भी विचार किया जाएगा। संकट, पिता, राज, सम्मान, प्रभुता, कीर्ति, नेतृत्व। 11वें भाव के स्वामी होने के कारण आय, इच्छा पूर्ति इत्यादि, जो चोट इत्यादि के कारकत्व हैं शनिदेव, वह भी रहेगा। तो आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो यह मेष लग्न पर आधारित जो ग्रहों के कारकत्व को हम लोगों ने समझा, अब आप सभी व्यक्ति किसी भी लग्न के बारे में समझ सकते हैं। किसी भी लग्न से कौन कौन ग्रहों का कारकत्व क्या क्या हो सकता है, अब तो समझने में कोई समस्याएं नहीं होगी। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। मेष लग्न वाले के लिए कुछ शुभ विषय वस्तु जो होते हैं वह क्या होता है, तो इन्हें मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार इनके अच्छे होते हैं।
अगर लग्नेश मंगल देव है, मेष लग्न है, लग्नेश मंगल हो जाते हैं, लग्नेश के रत्न धारण करना या भाग्य भाव के स्वामी की रत्न धारण करना, लेकिन भाग्य भाव या त्रिकोण में मूल अगर भाग्य भाव या पंचम भाव के भी जो स्वामी बनते हैं उनके भी हम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजनों का कहना है कि उनकी मूल त्रिकोण राशि यदि हो तो रत्न धारण करें। यदि मूल त्रिकोण राशि नहीं है, अब यहीं पे देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि जो धनु राशि है वह भाग्य भाव में है। यदि कोई अन्य लग्न हो तो यहाँ पे हम देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति की राशि अगर नवम भाव में होता तो धनु राशि छठे भाव में, तो फिर रत्न पहना जाता क्या? नहीं गुरुजी, गुरुजी अगर बृहस्पति खुद भी अगर छठे भाव में हो या 6, 8, 12 में हो तो भी नहीं करेंगे ना उसका रत्न धारण? नहीं करेंगे, लेकिन अपवाद हर चीज में है, हम सबों को अपवाद को समझना चाहिए। सामान्य नियम तो सबको ही समझता है, अपवाद वाले नियमों को यदि हम सभी समझते हैं तभी तो विशेष होंगे, विशेष कहे जाएंगे ना जी जी। अपवाद वाले नियम न समझेंगे तो कैसे? अब मान लिया जाए चाहे देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए चाहे किसी भी ग्रह की बात की, अगर देवगुरु बृहस्पति की 12 नंबर की राशि है, भाग्य भाव के स्वामी हो गए, दूसरे में छठे भाव के भी स्वामी हो गए, क्या रत्न पहन सकते हैं? स्थिति कहीं भी हो, पहले अब स्थिति की हम बात नहीं करते, सीधे कहते हैं कि यदि 6 नंबर की राशि छठे भाव में हो और 12 नंबर की राशि भाग्य भाव में हो तो क्या रत्न पहने जाएंगे, हाँ या नहीं? नहीं गुरुजी। लेकिन अगर कोई विद्वान कह दिया कि आप रत्न पहनो, कह सकता है, हमने कई व्यक्तियों को कहा भी है और उन्हें लाभ भी मिला है, तो कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले यह बोलेंगे कि जब तक आप रत्न पहनेंगे तब तक किसी भी हाल में ऐसा व्रत धारण करें। व्रत 2-3 प्रकार के होते हैं, व्रत तो अनेक प्रकार के होते हैं, असंख्य प्रकार। ऐसा व्रत धारण कर ले, अपने किसी भी गुरुजन के पास में जाएं, उनसे कोई एक मंत्र लें और प्रतिदिन जब तक नहा धो करके अपना घर में, चाहे कहीं भी घर में भी पूजा स्थल है तो वह मंदिर है, हर घर में मंदिर है, जहाँ पे भगवान की फोटो है, जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हैं वह क्या है? मंदिर है। वह स्थान क्या है? मंदिर है, पवित्र है, मंदिर है। तो प्रतिदिन नियमित रूप से बगैर पूजा पाठ किए हुए कम से कम देव अपने गुरुजनों के द्वारा सुझाए गए जो मंत्र हैं उस मंत्र का कम से कम 1 माला, नहीं तो कम से कम आधे माला अंतर मन से जप जरूर करें, ध्यान जरूर करें, उच्चारण जरूर करें, मनन चिंतन जरूर करें। फिर आपको और दूसरी सावधानी, ऐसी कोई बात ना बोले, ईर्ष्यात्मक बात ना बोले, फिर वह देवगुरु का रत्न आपको लाभ देगा। क्योंकि आपने नवम भाव का काम, आप अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले देवगुरु बृहस्पति का जो काम है वह नवम भाव का जो काम बनता है आपने तो कर ही लिया, और छठा भाव क्या है? शत्रुता का है। आपने ईर्ष्या वाली बात बोलना छोड़ दिया तो शत्रुता वाली बात खत्म हो गई। तो यह भी देखा गया है उपायों में कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का यदि हम काम, जिस भाव का काम करने लगते हैं उस भाव के फल वह ज्यादा
देता है उसके फल देने लगते हैं। और खास करके बुध देव एवं गुरुदेव की राशियां चौथी ही क्यों हैं, इसके बारे में आप सबों ने क्या कभी मनन चिंतन किया? शुक्र का चौथा क्यों नहीं है, मंगल का चौथा क्यों नहीं है, बुध एवं गुरु के ही चौथे क्यों? आप लोग यहाँ पर देखें तो पाएंगे कि बुधदेव 1 2 3 4, देवगुरु बृहस्पति का देखें 1 2 3 4, चौथे 10वें का संबंध है दोनों राशियों में। आखिर क्यों, कारण क्या है? तो एक को लग्न मानिए तो दूसरा कर्म हो गया, एक को लग्न मानिए तो दूसरा सुख हो गया। मतलब एक को अगर इसे लग्न मानते हैं तो यह सुख हो गया, अगर इसको लग्न मानते हैं तो यह कर्म हो गया, अन्योन्याश्रय संबंध। तो धनु राशि में इसको सुख जब मिलेगा, यह राशि जब सुखी हो जाएगा, राशियां कब सुखी होती हैं? कंफर्ट। राशियां जब सुखी हो जाएगी तो क्या वह राशि जिस भाव में है क्या बुरा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। राशि सुख का मतलब क्या हुआ? अगर यहीं पे 6 नंबर की राशि है, बुधदेव यहाँ बैठ जाएं या बुध के द्वारा दृष्ट हो जाए, बुधदेव यहाँ पर बैठ जाएं, तो क्या छठे भाव का बुरा फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जिस भाव में भाव के स्वामी का प्रभाव होता है, क्या उस भाव से संबंधित बुरे फल कभी देखने को मिलते हैं, या किसी कोई गुरुजन बोलते हैं, या कहीं पुस्तक में आप लोगों ने पढ़ा है? एक ही बात तो हम सब पढ़ते हैं, सामान्यतः सभी पुस्तकों में एक ही बातें हैं कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो, भाव के फलों में वृद्धि होती है। तो शुभ वृद्धि होती है कि हानि वाली वृद्धि होती है? शुभ वाली। शुभ वाली। अब एक बात है और, यह लग्न है जो आप स्वयं हैं, यह आपका घर है जो सुख भाव है। घर में जो ही आप प्रवेश करें और आपका मन प्रफुल्लित हो जाए तो दुनिया की सभी समस्याओं को झेल लेंगे आप अकेले ना जी। क्या ऐसा आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं? हाँ जी। फिर इसी सूत्र को तो समझना है, व्यवहारिक सूत्र समझ लिए, ज्योतिष समझ लिए। तो अगर 9 नंबर की राशि यहाँ पर है, 12 नंबर की राशि यहाँ पर है, तो इसका सुख भाव है ये, तो सुख भाव, और देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, तो यहाँ का काम जब हम नियमित रूप से करने लगेंगे तो सुख किसको मिलेगा? अब यहाँ चौथे भाव को अगर हम काम कर रहे हैं, घर में सुखी खुशहाल माहौल बना के रख रहे हैं, तो आनंदित कौन हुआ? लग्न हुआ ना जी बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ 9वें भाव का काम करेंगे तो कौन आनंदित होगा? छठा भाव। तो जब छठा भाव आनंदित हो जाएगा तब देवगुरु बृहस्पति के रत्न पहनने से क्या नुकसान होगा? देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह है, इनको ज्ञान देना है, लोगों को जीवन में आगे बढ़ाना है। बुध देव जो है बुद्धिमता के कारक हैं, इसलिए इनकी राशियां चौथे 10वें के संबंध में है। शुक्रदेव हैं, ठीक है, ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन ये भौतिकता की तरफ लेकर जाते हैं, इसलिए इनकी राशियां अगर ज्यादा ये मजबूत होते हैं तो हमें भौतिकता की तरफ लेकर जाते हैं। खडाष्टक है, मंगल उग्रता का प्रतीक है, लड़ाई झगड़े का प्रतीक है, खडाष्टक है। हमारे गुरुजी सीताराम महासेठ जी केवल इसी को समझाने में कि बुध देव एवं देव गुरु बृहस्पति की राशियां चौथे 10वें क्यों, और मंगल का और शुक्र का खडाष्टक क्यों?
शनि की राशियां द्विद्वादश, क्यों? यही सब तो बेसिक जानकारियां हैं। जितना हम सब बेसिक जानकारियां पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ही हमारा फलादेश अच्छा होता चला जाएगा। चलिए इसके आगे खास करके मेष लग्न की कुंडली में, खास करके मेष लग्न की कुंडली में, चाहे कोई भी लग्न हो, लग्नेश खराब होते हैं। लग्नेश खराब होते हैं तो सामान्यतः ढेर सारी स्थितियां खराब होती हैं। लग्नेश अच्छे होते हैं तो बहुत चीज अच्छे होता है। अगर लग्नेश अच्छे हैं तो किन चीजों का विकास हो सकता है। लग्नेश खराब है, पीड़ित है, तो किन चीजों में हमारी वृद्धि हो सकती है। तो कम से कम 7 लग्नों में जो लग्नेश बनते हैं, साथ ही ग्रह लग्नेश बनते हैं ना, तो सामान्यतः अगर अच्छी बात है, मंगलदेव अच्छी स्थिति में है, लग्न अच्छा है, उसके पास में समस्याएं कम आएंगी। आपके पास में तो कुंडली लेकर आएगा नहीं व्यक्ति। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी भी होती है कि प्रश्न कुछ और होता है, उत्तर समाधान कुछ और देना पड़ता है। जिस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न से संबंधित व्यक्ति उत्तर न दे करके अन्य संबंधित विषय वस्तु, आज ही हमें कुंडली देख रहे थे, उसमें वह किस लग्न की कुंडली थी अभी हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, वह आवश्यक है। 4 नंबर की राशि यहाँ पर दे मंगल देव, यहाँ 8 नंबर की राशि यहाँ पर है चंद्रमा। कन्या लग्न की कुंडली देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति भी यही है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या हो गए? यहाँ पर 8 है तो 9 और 12। तृतीय सप्तमेश है ना, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश एवं सप्तमेश हो। चतुर्थेश, सॉरी। यह किस प्रकार के योग का निर्माण किया? हमें क्या देखना चाहिए अलग से? तो यहाँ पर देखा जाए, चंद्रमा नीच का है, मंगल भी नीच का है, और यह बकरी यदि है नीच है तब तो ठीक। चलिए 1 मिनट बाद आते हैं। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोला जाए। नहीं तो रात्रि में 9:30 बजे के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यदि मंगल बकरी न भी होते तो तीसरे भाव के स्वामी नीच के हो गए, 11वें भाव के स्वामी नीच के हैं, दोनों में राशि परिवर्तन हो गया, दोनों में राशि परिवर्तन हो गया। अगर मंगल नीच के होकर के बकरी हो गए, अब यहाँ पर किस किस भाव के स्वामी है? तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो एक ये अष्टमेश एवं तृतीयेश भी मंगल देव हो गए। अगर बकरी हो गए तो नीच भंग हो गया। तो नीच भंग हो गया यानी कि जब यह समृद्धि देगा, धन देगा, जब दशाएं चलेगी। अब वह कायदा कौन सा होगा धन का, वह अलग बात है। किस कायदे से व्यक्ति धन कमाएगा, अच्छे कायदे से या बुरे कायदे से, वह किस तरह से धन कमाएगा जी। हाँ, कहने का मतलब यह अलग बात है कि किस कायदे से व्यक्ति पैसा कमाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे भाव और 11वें भाव, तो तीसरे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन जिस भाव से होता है, उस भाव में वह
अलग प्रकार का उग्रता उत्पन्न करता है। जैसे लग्नेश के साथ में तीसरे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, किस प्रकार के योग का निर्माण करता है, आप सबों को मालूम होगा। कोई भी एक सदस्य बोले। ये गुरु पराक्रम में वृद्धि हो जाती है, जातक ज्यादा पराक्रमी हो जाता है। चरण स्पर्श गुरु जी। तो लग्नेश एवं तृतीयेश का अगर राशि परिवर्तन होता है तो प्रकरण में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उस योग को क्या नाम दिया गया है? गुरुजी खल योग। क्या चंदन जी? जी गुरु जी, खल योग बोलते हैं। अच्छा, अब देखा जाए यह क्या सोचने पर विवश करता है। तो अब देखिए, आय भाव में नीच का ग्रह बैठा हुआ है, इच्छा भाव में नीच का ग्रह। तो एक जो कार्य होंगे वो थोड़ा अपनी दशाओं अंतरदशाओं में प्रभाव देता है, तो कुछ स्वभाव बदल सकता है। और यह अष्टमेश भी है, सोच गहरी है, चंद्रमा भी नीच का हो गया, तो फिर यह इशारा करता है कि हाँ भाई, इस ग्रह को तब अगर मान लिया जाए कि 11वें भाव में कोई नीच के ग्रह बैठे हुए हो, अगर तीसरे भाव से है तो उस भाव में तो योग का निर्माण तो किया ही पूरा, तो फिर सावधानियां हम क्या देखेंगे। और तो व्यक्ति को समस्याएं कहां से आ सकती है? समस्याएं व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों से आ सकती है? बीमारी से संबंधित अगर समस्या आती है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्षमता के अनुसार व्यक्ति अस्पताल में जाएगा, दवा करेगा, जैसा होना होगा। लेकिन वह इच्छा भाव है, यह इच्छा भाव है और आय भाव है, दोनों ग्रह नीच के हो गए, इसलिए हम लोगों को कर्म कुंडली पर भी जाना चाहिए, क्योंकि यह कर्म का लाभ है, आय है। तो कर्म कुंडली यानी D10 कुंडली में जाकर के अवश्य देखें कि शुभ ग्रह मजबूत है कि नहीं है। जी गुरु जी। अगर शुभ ग्रह D10 में शुभ भाव में होकर मजबूत है तो चिंता की उतनी कोई बात नहीं है। नहीं है। अगर D10 कुंडली में अगर कुंडली के प्रमुख शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव। यही दो ग्रह तो बनते हैं। तो यदि अब D10 कुंडली में देखते हैं, अगर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, अगर अच्छे ना हो, अगर दोनों ही अगर नीच के हो जाएं फिर क्या हो? तो अपने कार्य के लिए बोल ही नहीं पाएगा, काम करेगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा कि हमने ये काम किया है, हमको ये काम करने की चाहत है, उसकी इच्छा अंदर ही रह जाएगी, बोल ही नहीं पाएगा वो। नहीं ना, भाग्य भाव में नीच के ग्रह का हो जाना और पंचम भाव में भी अगर यहाँ पे शुक्रदेव यहाँ हो गए नीच के, यहाँ देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाए तो और गड़बड़ हो गया ना। जी गुरु जी। चलिए, तो कभी कभी हम लोग लग्न कुंडली देखते हैं तो हम सबों को, अगर जातक पूछे ना पूछे, पूछता तो है ही, तो जब समस्या यदि दिख जाए फिर क्या कहेंगे आप? इस जातक के लिए आया था कि यह विवाह कब तक होने की संभावना है, तो वहां भी देवगुरु बृहस्पति खराब, शुक्र खराब। और यहाँ विवाह के लिए अगर पुरुष की कुंडली है तो विवाह के लिए शुक्र को मजबूत करो जी, गुरु को मजबूत करो, जो गुरु सप्तमेश है। हुआ ना? तो एक पंथ विकास हो गया। तो क्या यहाँ पर टोटके बतलाने आवश्यक होंगे कि विशेष रूप से, क्योंकि अब तो देवगुरु बृहस्पति की शुभता बढ़ाने के लिए डबल जवाबदेही आ गई ना। जी गुरु जी, विशेष पूजा करनी पड़ेगी उसे। तो कहने का मतलब यह है, यही गुण आप सबों में होना चाहिए
कि एक बार कोई पूजा पाठ के जो उपाय बताया जाता है, लंबे दिनों के लिए उसको कुछ राहत मिले, अन्य चीजों में भी उसे फायदा मिले। हालांकि दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर देव गुरु बृहस्पति का उपाय होता है खूब बढ़िया से तो सब कुछ ठीक। चलिए हम लोग बोल रहे थे कहाँ और चले गए कहीं और। चलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि लगने से अगर कोई कमजोर हो जाए, मजबूत हो जाए तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मंगल देव है, अगर कमजोर हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, किस प्रकार की व्यक्ति में विशेषताएं उत्पन्न होगी। थोड़ा तो गुस्से ज्यादा हो जाए गुरु जी, चिड़चिड़ापन, कार्यों का जवाबदेही से कार्य नहीं करेगा। मंगल हमको स्थिरता भी देता है, गंभीरता देता है मंगल। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव मजबूत है, सुस्थित है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति को गंभीरता प्रदान करते हैं, चंचलता नहीं। लेकिन जिसके मंगल खास करके खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो आप देखेंगे कि चंचलता काफी हो जाता है और जल्दी ही उत्तेजित हो जाता है, उतावलापन अधिक रहता है, अशांत दिखेगा, ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा, निपुणता मतलब किसी चीज में अंदर तक जानकारी जानेगा सब कुछ, लेकिन विशेष रूप से नहीं, किसी भी चीज को पूरा नहीं, यानी कि निपुणताहीन कह सकते हैं। आक्रामक स्वभाव का हो जाएगा, हठीला होगा, जल्दी ही, बहुत जल्दी दिमाग काम करना बंद कर देता है, बहुत जल्दी दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब कैसे इसको समझें, ये नहीं कि हाँ उम्र के इस पड़ाव में दिमाग बंद कर देगा, नहीं, वो बातें नहीं। मतलब कि अधिक सामान्य तौर पर यदि चंदन जी को ही ले, किसी अन्य व्यक्ति को ले, लगातार 6 घंटे काम वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम हैं यहाँ पर, अब बैठ गए, पानी मिलता रहे तो बस हो गया, 8 घंटे हमसे बुलवा लीजिए, बोलते रह जाएंगे। कितना भी आप जटिल से जटिल बात बोलते, अगर बात है तो ठीक है, चलता रहे। लेकिन वह यदि कोई काम कर रहा है और दूसरा कार्य बोल दिया जाए तो वह व्यक्ति नर्वस हो जाता है, मतलब शीघ्र ही थोड़ा सा हो जाता है, सहन करने की शक्ति नहीं रहती। यदि मंगल खराब है, पीड़ित है, तो व्यक्ति दूसरे का आदेश बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप देखेंगे कि जिसके मंगल मजबूत होते हैं, जितने मजबूत होते हैं उतना ही वह आदेश का पालन करते नहीं, किसी का सब मान लेगा। तो यह तो हुआ यदि मंगल आपके कुंड में लग्न की कुंडली हो किसी की, अगर मंगल देव अत्यधिक पीड़ित है तो जितना अत्यधिक पीड़ित उतना ही। अगर यही लग्नेश मंगल देव हो करके अच्छी राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने स्व राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, मंगल को शत्रु कौन मानता है, तो शनि की राशि में ना। मंगल को दूसरा कोई ग्रह शत्रु नहीं मानता, सिर्फ शनि ही मंगल को शत्रु मानता। यानी कि मंगल शनि से दृष्ट ना हो, मंगल शनि की राशि में ना हो, लेकिन एक ही वो शनि की राशि 10 नंबर की हाँ, मंगल की जो 10 नंबर की राशि तो उच्च की राशि है, उसको छोड़ते। मंगल कुंभ राशि में ना हो, अगर शुभाग्रह से दृष्ट है तो और उत्तम वाली बात है। यानी कि मंगल की स्थिति अच्छी हो, मंगल शुभ भाव में हो, अगर बुरे भाव में भी है, 6ठे 8वें 12वें में भी, तब भी फल थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन बुरा फल नहीं दिखेगा। तो व्यक्ति क्या हो सकता है, व्यक्ति बड़ा स्वतंत्र विचारों का होगा, क्रियाशील होगा, ऊर्जावान होगा, दूसरे को आप नेतृत्व क्षमता यानी कि पथ प्रदर्शक कर सकते हैं, दूसरे को रास्ता बतलाने वाला हो, उद्यमशील होगा,
साहसी होगा, परंतु आजादी पसंद करने वाला होगा, दूसरों की बात मानेगा, लेकिन उसके बातों को मानने का एक कायदा अलग होगा, किसी नियम के आधार पर वह मानेगा। यदि आप ही के मंगल काफी मजबूत है, ठीक है, तो आप हमारे आदेशों को मानेंगे अगर मंगल मजबूत है तो, लेकिन एक नियम के सहारे, एक संविधान के सहारे। उसको गलत बिल्कुल पसंद नहीं है, सही मंगल अगर है तो उसको गलत पसंद नहीं। जैसे आपके मंगल मजबूत है, यदि मैं कहूं कि हाँ क्लास में 10 मिनट पहले आना है, कैमरा खोल के रखना है, तर्क करना है, ये सब संविधान के दायरे के अंदर, पढ़ाई लिखाई करना तो ठीक है, यह सभी एक्सेप्ट। यानी किसी एक नियम के सहारे जो जो कार्य है, उस कार्य के नियम के सहारे जो अधिकार बनता है, निर्देश बनता है, कोई व्यक्ति देगा, एकदम सहर्ष स्वीकार करेगा हंसते हुए, और उस पर अमल भी करेगा। लेकिन जो भी कार्य हो रहा है उसके नियमों के विपरीत अगर कोई व्यक्ति उसको आदेश देगा तो वह उस पर अमल नहीं करेगा। यानी कि यह दूसरों की बात मानने वाला है, लेकिन नियम से सही बातें बोले जाते हैं, आजादी पसंद करेगा। और कोई भी बात बोलेगा तब बड़े दृढ़ता से बोलेगा और सात्विक बातें बोलेगा, झूठ का लाग लपेट नहीं रहता, स्पष्टवादी है। परिस्थितियों, बुरे परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी अगर मंगल आपके मजबूत हैं तो आप देखेंगे कि व्यक्ति सामंजस्य बिठा ही लेता है, व्यक्ति सामंजस्य बैठा। अब मंगल अच्छे हैं तो वीरता, आत्मशक्ति, आत्मविश्वासी इत्यादि तो होना स्वाभाविक है। मंगल आपके बहुत अच्छे हैं तो आप दूसरे के लिए भी जोखिम उठा लेते हैं बगैर कहे हुए। यदि आपके मंगल अच्छे हैं, आपका मित्र या कोई समस्याओं में है, अगर वो आपको बुलाए न बुलाए, आपको जानकारी मिल जाए तो मदद करने दौड़ के चले जाते हैं। यह अच्छे मंगल का गुण है। यानी कि लग्नेश का प्रभाव तो लग्न पर लग्नेश का प्रभाव लग्न पर होता है कि नहीं होता है व्यक्ति पर? जी होता है। तो आशा करते हैं कि आज तो हम तो सोचे थे बहुत काफी कुछ चर्चा करना, लेकिन विषय परिवर्तन होता चला गया। हम क्या, इसलिए 2-4 सूत्र और पढ़ लेते हैं, 1-2 कम से कम। अब मेष लग्न के लिए धन योग क्या है? यदि मंगल, बृहस्पति, शनि की युति हो, परस्पर किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो तो धन योग के लिए अच्छा हो गया। अब मंगल क्या है? तो मंगल लग्नेश है, तो लग्नेश, बृहस्पति क्या है? भाग्येश है, शनि क्या है? कर्मेश या आय भाव के स्वामी। तो यह तो सभी कुंडलियों पर यह लागू होता है। अब कोई बोले कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल, गुरु और शनि की परस्पर युति हो तो बहुत धन योग अच्छा है, व्यक्ति समृद्धि की तरफ है। ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि लग्नेश, नवमेश और कर्मेश यानी कि 10मेश, या लग्नेश, भाग्येश और आयेश का परस्पर संबंध हो, अच्छी स्थितियों में हो, ये तीनों अस्त ना हो, अंश बल से कमजोर ना हो, त्रिदोष में ये लोग नहीं हो, तो धन अच्छा होता है। मेष लग्न की कुंडली में हम सभी जानते हैं, मेष लग्न ही नहीं, किसी भी लग्न में 11वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छे बन फल देते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा हो और मंगल से परस्पर संबंध हो, मंगल से परस्पर
संबंध हो। तो 11वें भाव का चंद्रमा यदि 11वें भाव को कर सकता, 11वें भाव में चंद्रमा हो और परस्पर संबंध, तो मंगल का यहाँ होना, यह चंद्र मंगल योग जो हुआ, अब 11वें भाव में चंद्रमा हो और मंगल से परस्पर संबंध, तो एक दूसरे के साथ में होंगे तभी तो जी दूसरे सिस्टम को समझिए। यदि अब चंद्रमा यहाँ न हो, मंगल यहाँ पर हो पंचम भाव में, तो लग्नेश पंचम भाव में बैठ गया अपने मित्र की राशि में और चंद्रमा से परस्पर संबंध, तो चंद्रमा यहाँ होगा तभी तो फिर हम लोग संबंध कहाँ देखते हैं? भले अब मंगल यहाँ पे हैं और चंद्रमा किसी अन्य राशि में भी हो सकता है, चंद्रमा किसी और राशि में, किसी और राशि में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो परस्पर संबंध तो खैर यह नवम पंचम का हुआ। अगर नवम पंच किसी ऐसे राशि में हो जाए नवम पंचम का संबंध न बनता, अब चंद्रमा यहीं पे, तो कहाँ राशि परिवर्तन हो जाए? दशमांश कुंडली में। अच्छा, हालांकि मंगल देव जब दशमांश कुंडली में राशि परिवर्तन करेंगे तो ये तो नीच के हो जाएंगे। अगर मंगल तब तो नीच के हो जाएंगे कर्म कुंडली में ना, जी तो उतना फल नहीं देंगे। यानी कि यह मैंने जो कहा और दशमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा हो, अगर मंगल नीच के हो गए तो नीच भंग हो रहा हो, तो सर्वोत्तम योग होता है धन के। अगर नीच भंग नहीं हो रहा हो तो थोड़ी समस्याएं होंगी क्योंकि वो तो नीच के होगा। क्योंकि अगर राशि परिवर्तन भी होगा तो चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी चंद्रमा नीच का होगा। अगर चंद्रमा यहाँ अगर हो जाता है और मंगल का नीच भंग हो रहा उस कुंडली में, अगर केंद्र में ग्रह होता है तो नीच दोष नहीं लगता है, नहीं लगता, बहुत न के बराबर। अगर केंद्र में हो मंगल नीच का तो ना कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे को देखते हो, चंद्र मंगल योग बन रहा है तो उत्तम है। हमने यहाँ पर इसलिए यह बातें कह दी कि संबंध, ग्रहों का संबंध बर कुंडलियों में भी देखा जाता है। नवमांश कुंडली में भी राशि परिवर्तन की कई बार चर्चाएं होती है, कई गुरुजन भी अपना बोलते हैं और बोलते भी हैं तो वह प्रभावी भी होता है। लेकिन चंद्रमा एवं मंगल का राशि परिवर्तन अगर नवमांश में हो या कहीं हो, फिर क्या हो सकता है कि मंगल तो निश्चित ही नीच का हो जाएगा, राशि परिवर्तन होगा चंद्रमा से तो नीच का मंगल। यदि राशि परिवर्तन हो जाए जी और नवमांश में भी, नवमांश में राशि परिवर्तन को हम लोग संबंध मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं। मानते हैं। तो चंद्रमा एवं मंगल का नवमांश में या बरकुंडलियों में राशि परिवर्तन होने पर वह क्या करता है? लाभ देगा या नुकसान देगा? नुकसान ही दे देगा, क्योंकि मंगल तो हर हाल में नीच का होगा। जी तो जिस बरकुंडली में जो ग्रह नीच के हो जाते हैं उस क्षेत्र में उस में समस्याएं देते हैं। जी तो यहाँ पर हम लोग बरकुंडली में संबंध को नहीं देखेंगे। हाँ, अगर कोई दूसरे ग्रह की चर्चा हो तो और वह देख सकते हैं, हालांकि बरकुंडली में नीच के ना हो तो उत्तम। चलिए, आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा।